हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान की पाठ्य योजना। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है, लाभ मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और मैं पूरी वीडियो में आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर मेरी बातों को समझिए। आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर डेली बेसिस पे मेहनत की जा रही है। आपको जितनी पाठ्य योजना, जितनी सूक्ष्म पाठ्य योजना यहाँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, बाकी कहीं पे भी आप लोगों को इतनी पाठ्य योजना देखने को नहीं मिलेगा। और ऑन डिमांड आपके कहने पे ही मैं आप लोगों के लिए पाठ्य योजना बना देता हूँ 1 से 2 दिन के अंदर। तो उस मेहनत को भी आप लोग समझिएगा कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी भी पाठ्य योजना बनाने में कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो देखने के लिए, मेरे मेहनत को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो चलिए अब देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं हर बार बताता हूँ, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपकी होगी, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगी, उसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। आगे इस तरीके से ब्लॉक बना के दिनांक लिखना होता है, विषय लिखना होता है, कक्षा लिखनी होती है, वर्ग लिखना होता है, कालांश लिखना होता है और अवधि लिखनी होती है। तो यहाँ पे विषय यहाँ पे विज्ञान का है, कक्षा 8 है, वर्ग अ है। कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे ये बच्चा कक्षा 5 में, मतलब पीरियड 5 में गया है तो यहाँ 5 लिखा है। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसको लिखिएगा। अवधि 40 मिनट का है। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रकरण है, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। प्रकरण लिखने के बाद आपको अपनी पहली हेडिंग लिखनी होती है, सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे देखिए लिखा गया पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है, सामान्य उद्देश्य का पहले मतलब समझ लीजिए, फिर पूर्ववत के बारे में बताता हूँ। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है कि ये विषय पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस तरीके का विकास होगा, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्ववत लिखने का मतलब ये है कि अगर इसके पहले आप विज्ञान विषय की कोई भी पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। बार बार वो उतना पेज खराब करने की, उतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका जो होता है विषय के अनुसार बदलता है। अगर विषय सेम है तो वो नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब है कि पहले अगर विज्ञान विषय की पाठ्य योजना आप बना चुके हैं, दूसरी तीसरी चौथी पाठ्य योजना ये है, तो आप सामान्य उद्देश्य के आगे पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है, पूर्ववत नहीं लिखना है, आप लोगों को पॉइंट लिखने हैं कम से कम 5 से 6, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा साइंस का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे ज्ञानात्मक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विज्ञान संबंधी उपकरणों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र विज्ञान के बारे में व्याख्या कर सकेंगे और छात्र विज्ञान के उपकरण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरी यहाँ पे हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र विज्ञान के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है, यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य खत्म होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चार्ट, चौक, डस्टर आदि। चार्ट पे आप विज्ञान के जो यहाँ पे दैनिक जीवन में उपयोग है उसको 2-4 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, चार्ट पे बना के ले जा सकते हैं, जिससे बच्चों को देख के इंटरेस्ट आएगा, वो और ध्यान से आपकी चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र छात्राएं विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो कहा जाता है पाठ प्रस्तावना के प्रश्न, ये आता है। इसको यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कार्य की जरूरत नहीं होती है, 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। प्रश्न सिंपल सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं होने चाहिए। और जो बच्चे आंसर देंगे उससे आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर देंगे बच्चे उससे तीसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछना होता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, प्राचीन काल में यातायात के कौन कौन से साधन थे। बच्चे बोलेंगे यातायात के साधन थे प्राचीन काल में घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ी आदि। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न, अब बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट का स्थान किसने ले लिया है। बच्चे बोलेंगे मोटर कार ने ले लिया है, बस ने ले लिया है, ट्रक ने ले लिया है, ट्रेन ने ले लिया आदि। तीसरा प्रश्न है मोटर कार, बस, ट्रेन किसकी देन है। बच्चे बोलेंगे विज्ञान की देन है। चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है विज्ञान ने दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा
आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है, छात्रों आज हम लोग विज्ञान एवं विज्ञान की दैनिक जीवन में देन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और सैंपट कार्य। यहाँ पे सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पढ़ाने से पहले कि बच्चों को अभी देखें कितना नॉलेज है। तो पहला प्रश्न है, यातायात के साधन किसकी देन है? बच्चे बोलेंगे विज्ञान की देन है। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान की दैनिक जीवन में देन के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तब यहाँ पे शिक्षण बिंदु देखिए लिखा गया विज्ञान की देन। स्पष्टीकरण है यहाँ पे दिया गया, विज्ञान की दैनिक जीवन में निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाया है और विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब यहाँ पे जो प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं उनको यहाँ पे बताया गया पॉइंट वाइज। पहला कृषि के क्षेत्र में, दूसरा मनोरंजन के क्षेत्र में, तीसरा यातायात के क्षेत्र में, चौथा संचार के क्षेत्र में, पाँचवां चिकित्सा के क्षेत्र में, छठवां शिक्षा के क्षेत्र में और सातवां भोजन के क्षेत्र में। अब फिर से बोधात्मक प्रश्न आता है। बोधात्मक प्रश्न पहला पूछा गया है, जो पढ़ा रहेंगे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछना होता है बच्चों को। उससे विज्ञान की देन दैनिक जीवन को प्रभावित करती है या नहीं? बच्चे बोलेंगे हाँ प्रभावित करती है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में खेत की जुताई किससे करते थे? बच्चे बोलेंगे हल से। वर्तमान समय में खेत की जुताई कैसे करते हैं? बच्चे बोलेंगे ट्रैक्टर से। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन का विस्तार से बताओ। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न होगा, फिर से आप अपना अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखिए, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन। स्पष्टीकरण दीजिए। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन निम्न है। पहला ट्रैक्टर, यहाँ पे ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं आदि। बोधात्मक प्रश्न है, किसान पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करता है? बच्चे बोलेंगे उन्नत बीज तथा कीटनाशक का प्रयोग करता है। दूसरा यहाँ पे है, अब कृषि के क्षेत्र में जुताई के लिए हल का स्थान किसने ले लिया? बच्चे बोलेंगे ट्रैक्टर ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, पहले यातायात के साधन क्या थे? बच्चे बोलेंगे बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़ा आदि। अगला प्रश्न है, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की देन क्या है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे भी अगला शिक्षण बिंदु बना लीजिए आप, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की देन। स्पष्टीकरण दीजिए। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की देन निम्नलिखित है। साइकिल, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि विज्ञान के कारण संभव हुआ है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोधात्मक प्रश्न फिर से अब आता है यहाँ पे, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की देन के कुछ उदाहरण बताओ। बच्चे बताएंगे बस, कार, हवाई जहाज इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में मनोरंजन के क्या साधन थे? बच्चे बोलेंगे नाटक, नृत्य, बिरहा, नौटंकी आदि। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन क्या है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर से अब अगला शिक्षण बिंदु यहाँ पे बताइए, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन। स्पष्टीकरण दीजिए। वर्तमान समय में विभिन्न यंत्रों के द्वारा मनोरंजन किया जाता है, जैसे टीवी, सिनेमा, सीडी, वीडियो गेम आदि। फिर से बोधात्मक प्रश्न है, टीवी, वीडियो गेम के द्वारा क्या होता है? बच्चे बोलेंगे मनोरंजन होता है। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का कोई एक उदाहरण बताइए। बच्चे बोलेंगे डीवीडी या फिर सीडी। अब तो मोबाइल भी हो गया है। अब यहाँ पे अगला है, यहाँ पे शिक्षण बिंदु, संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन। स्पष्टीकरण है, संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन निम्नलिखित है। मोबाइल, टेलीग्राम, कैलकुलेटर, टेलीफोन, ईमेल आदि। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की देन। स्पष्टीकरण है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की देन कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, कैलकुलेटर, स्मार्ट क्लास आदि है। लास्ट में बोधात्मक प्रश्न फिर से आता है, संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन के कुछ उदाहरण बताओ। बच्चे बोलेंगे संचार के क्षेत्र में मोबाइल, टेलीग्राम, टेलीफोन इत्यादि है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की देन के उदाहरण बताओ। बच्चे बताएंगे कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास। स्मार्ट बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में किसकी देन है? बच्चे बोलेंगे विज्ञान की देन है। अब आता है लास्ट में यहाँ पे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाता है। छात्र के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैंपट पर किया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया, पहला सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? तीसरा प्रश्न है, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? चौथा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की देन बताओ। और लास्ट हेडिंग आता है यहाँ पे अब गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए। पहला प्रश्न दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन बताओ। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की देन के उदाहरण दो। तीसरा प्रश्न है, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन के 2 उदाहरण बताओ। तो ये हो गया दोस्तों आज का लेसन प्लान। गृह कार्य आप सभी को पता है, लास्ट हेडिंग होता है। यहाँ पे सुझाव देखिए लिखा गया। अच्छा, यहाँ पे और सुझाव लिखिएगा एग्जामिनर, अगर कुछ अच्छाइयाँ और होंगी और कुछ यहाँ पे सलाह देना है तो यहाँ पे पर्यवेक्षक सलाह भी देगा, सुझाव भी देगा। लास्ट में यहाँ पे अपना सिग्नेचर वो करेगा पर्यवेक्षक।
और यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए है, यहाँ पे लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर इस लेसन प्लान की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।